आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। दिवालिया कंपनियों पर दांव क्यों लगाते हैं निवेशक। फटाफट पैसा बनाने के लालच में लोग पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। संगीता मेहता। किसी भी कंपनी के निवेशकों के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो कंपनी दिवालिया होने की ढलान पर चली जाए। हालांकि इंडियन इक्विटी मार्केट का हाल कई दशकों से ऐसा है कि मुश्किल में फंसी कंपनियां लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराती रहती हैं और प्रमोटरों का कंट्रोल भी बना रहता है। नुकसान में होते हैं कर्ज देने वाले बैंक। ऐसे में जब निवेशक सुनते हैं कि कोई कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के दायरे में चली गई है और कोई बड़ा बिडर उसके लिए आगे आ रहा है तो उस कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ सी मच जाती है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दायरे में आई सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का हाल आपको पता ही होगा। 1 अप्रैल 2021 को इसके शेयर 3 रुपये 23 पैसे पर थे। 11 जनवरी 2022 को 17 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गए। ऐसा तब हुआ जब ये पता लगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाइंडिंग बिड दी है। 20 मार्च को सिंटेक्स को कर्ज देने वाले बैंकों और दूसरी इकाइयों ने RIL के प्लान को एकमत से मंजूरी दे दी। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पिनाकी शाह ने एक्सचेंज को बताया कि शेयर कैपिटल अब 0 हो जाएगी और कंपनी एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएगी। कई रिटेल शेयरधारकों ने इसका विरोध किया और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने अपनी बात रखी। वहीं कुछ शेयरधारक एग्जिट करने के मौके की बात कहने लगे। कुछ निवेशकों ने इस स्कीम के विरोध में NCLT में अपील कर दी। सवाल यह है कि रिटेल निवेशक दिवालिया कंपनियों के शेयर खरीदने की आपाधापी क्यों मचाते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉक्सी एडवाइजरी स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के फाउंडर और MD JN गुप्ता कहते हैं, किसी ने भी रिटेल शेयरधारकों को सलाह नहीं दी कि वे एक दिवालिया कंपनी के शेयर खरीदें। अपने लालच के चलते हुए दिक्कत में फंसे लोग 2 रुपए का शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि वे उसे सस्ता समझ लेते हैं। वे ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि भाव 50 रुपये हो जाएगा। उन्होंने दूसरों को पैसा बनाते देखा है, लिहाजा उन्हें लगता है कि वे भी बिना किसी होमवर्क के फटाफट पैसा पीट सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ब्रिजेश सिंह भदौरिया ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे थे। वो भी कंपनी का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में भेजे जाने से कुछ ही समय पहले। उन्होंने इस उम्मीद में दांव लगाया था कि कोई अच्छा निवेशक कंपनी को खरीदेगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा हो जाएगा। भदौरिया बताते हैं, इक्विटी बेस्ड क्रेडिटर्स के स्वीकार किए गए कुल दावों के 1% के बराबर ही था। लिहाजा हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नया निवेशक इक्विटी को राइट ऑफ नहीं करेगा। अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मामला देखिए। कंपनी को 3 दिसंबर 2019 को NCLT में लाया गया। तब इसका शेयर 18 रुपये 75 पैसे पर था। साल भर बाद 11 दिसंबर 2020 को शेयर प्राइस 41 रुपये 70 पैसे पर पहुंच चुका था। वो भी तब जब बिडर ने स्वीकार किए गए दावों से कम वैल्यू ऑफर की थी। जब यह साफ हो गया कि बैंकों को दिए गए कर्ज का बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा तो शेयर प्राइस घटकर 13 रुपये 14 पैसे पर आ गया। फिर 7 जून 2021 को पिरामल ग्रुप का प्लान मंजूर होने पर शेयर में अपर सर्किट लग गया। 6 और 7 जून को शेयर करीब 10% उछला था। उसके हफ्ते भर बाद 14 जून को DHFL के शेयरों में ट्रेडिंग रोक दी गई। छोटे निवेशकों ने तो कंपनी का हाल बदलने की उम्मीद में उसके शेयर खरीदे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिजोल्यूशन प्लान में पूरी इक्विटी को राइट ऑफ करने की बात लिखी थी। KSK महानदी पावर लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सुमित बिनानी कहते हैं, ये सब स्पेकुलेशन के सिवा कुछ भी नहीं है। निवेशकों के ऐसे बेतुके बर्ताव की वजह शायद रुचि सोया जैसी कंपनियों से जुड़ी तस्वीर है। रुचि सोया भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरी थी। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने 3 अप्रैल 2019 को रुचि सोया के लिए बिड जीती थी। उस दिन रुचि का शेयर 7 रुपये 45 पैसे पर था। रिजोल्यूशन प्लान पर अमल के बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ी। 21 जनवरी 2021 को ये 8,900% ऊपर आ चुका था। इसने 1,535 का ऑल टाइम हाई बनाया। अचानक बैंकरप्ट कंपनियों को ग्रोथ के अवसरों की तरह देखा जाने लगा। निवेशकों ने लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कि रुचि सोया के 99% शेयरों को रिजोल्यूशन प्लान के तहत राइट डाउन कर दिया गया। रैली के बावजूद रुचि सोया के शेयर में फेयर वैल्यू नहीं झलक सकती थी क्योंकि कंपनी के केवल 1% शेयर ही पब्लिक थे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के निर्देश के बाद पिछले महीने कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी इक्विटी होल्डिंग घटाई। इसके लिए 4,300 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन इश्यू लाया गया। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरधारक हालांकि ज्यादा भाग्यशाली रहे। इसके लिए बिड जीतने वाली इकाइयों रिलायंस इंडस्ट्रीज और GM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अनुरोध किया था कि शेयर को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट कर दिया जाए, लेकिन सेबी ने उनकी बात नहीं मानी। RIL JM फाइनेंस के हाथों खरीदे जाने के बाद आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर
24-25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कर्ज देने वाले बैंकों को अपनी बकाया रकम का 83% हिस्सा छोड़ना पड़ गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें दिवालिया घोषित होने वाली कंपनी को बेचने से जो रकम हाथ आती है उस पर कर्मचारियों और सीनियर क्रेडिटर्स का हक पहले होता है। उनके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स का नंबर आता है। शेयर धारक आमतौर पर कतार में सबसे पीछे होते हैं। कभी कभी रिजोल्यूशन प्लान में कुछ कर्ज को इक्विटी में बदलने की बात भी होती है। ऐसा मुख्य तौर पर कर्ज देने वाली इकाइयों का नुकसान कम करने के इरादे से किया जाता है। जेट एयरवेज का मामला भी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन प्रोसेस में गया था। रिजोल्यूशन प्लान देने वाले कैरलॉग जालान समूह ने प्रस्ताव रखा था कि 8% इक्विटी सिक्योरिटी क्रेडिटर्स को अलॉट की जाएगी। इसी तरह सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले RIL और एसेट्स केयर एंड एंटरप्राइजेज ने कर्जदाताओं को 15% इक्विटी का ऑफर दिया था, लेकिन रिटेल और प्रमोटर शेयरधारकों के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। निवेशकों के खिलाफ ये बात भी जाती है कि एक छोटे से ग्रुप को पता होता है कि दिवालिया कंपनी के मामले में शेयरधारकों को क्या मिलने वाला है। ऐसे ग्रुप में कर्जदाताओं की कमेटी, कंसल्टेंट और लीगल एडवाइजर होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिन मामलों में राइट ऑफ टाला नहीं जा सकता हो उनमें सेबी को शेयरों की ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। BSE और NSE ने जुलाई में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए ये अनिवार्य कर दिया था कि ट्राइब्यूनल का आदेश आने के 30 मिनट के भीतर वे बताएं कि संकट में पड़ी लिस्टेड कंपनी का क्या होने वाला है। कर्जदाताओं की कमेटी के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूर करने या ना मंजूर करने और कंपनी के बारे में ट्राइब्यूनल का आदेश आने के बीच में आमतौर पर 2 से 6 महीने तक का गैप होता है। कई लोगों को पता होता है कि NCLT के सामने कौन सा प्लान रखा गया है। ऐसे में इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कोप बन जाता है। अल्वारेज एंड मार्शल के MD और CEO निखिल शाह कहते हैं कि ये गैप घटाने के कई रास्ते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वोटिंग के नतीजे की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत देनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि हर स्टेक होल्डर, खासतौर से इक्विटी होल्डर्स को कितने एलोकेशन का प्रस्ताव है। लेकिन बैंकरप्ट कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने में बहुत रिस्क है। ऐसे जोखिमों के बारे में JSW स्टील के प्रमोटर सज्जन जिंदल ने नवंबर 2017 में एक ट्वीट किया था। लिस्टेड कंपनी का मामला अगर NCLT में चला गया हो तो उसके शेयरों में ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए ताकि स्पेकुलेशन से बचा जा सके। सेबी ने इस सुझाव पर कदम नहीं उठाया है, लेकिन BSE और NSE ने जुलाई 2021 में तय किया था कि जिन कंपनियों का मामला IBC प्रोसीडिंग्स में जाएगा उनके बारे में उचित कदम उठाया जाएगा। गुप्ता कहते हैं जब किसी कंपनी का मामला NCLT में जाए तो उसे Z कैटेगरी जैसी अलग कैटेगरी में रख देना चाहिए। Z कैटेगरी में ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों का पालन नहीं कर रही होती हैं। इस तरह का कदम उठाने से ज़्यादा रिस्क वाले शेयरों को पहचानने में मदद मिलेगी। दरअसल कई निवेशकों को इंसॉल्वेंसी लॉ की ये बुनियादी बात भी नहीं पता कि इक्विटी इन्वेस्टर्स को उनके शेयरों की वैल्यू तभी मिलेगी जब सीनियर क्रेडिटर्स, कंपनियों और ट्रेड क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट हो जाएगा।